इस महकमे ने, कस्टम इंटेलिजेंस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर है जब वो महकमा खत्म हो गया तो कार्रवाई क्यों करेगा, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है आगे एनफोर्समेंट कलेक्टरेट्स को या जो भी कंसर्न कलेक्टरेट्स हैं, तो वो फिर अपने तौर पे जो भी है वो कर लेती हैं। हम पिछले जरा थोड़ा सा चले जाएं, कोई 11 महीने पहले की मैं आपको बताता हूं कि जी जुलाई 2023 से लेके मई 2024 तक 11 महीने में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम पाकिस्तान ने 2566 केसेस डिटेक्ट किए थे। अब वो किस तरीके से इसको देख पाएंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। बाकी जो स्टाफ था वो उन्होंने पहले तो इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स ने दिया। इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स के कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने एक नया ऑर्डर किया, उस इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट से हटा के पूरे पाकिस्तान के जो पोस्ट कलेक्टरेट्स हैं वहां पे उन्होंने उनको भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से मैं आउट ऑफ कराची हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस जो है वक्त पे अपलोड नहीं कर पाता, जिसके लिए मैं मादर खां। आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो कस्टम एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान के बारे में है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम जो पाकिस्तान का एक मोर देन 65 इयर्स ओल्ड अदारा था, जिसकी एक पाकिस्तान में साख थी, जिसकी एक धाक थी, जो मुआशी हालत को मज़ीद मुस्तहकम करने में 1958 यानी कि अपने क़याम से लेके आज तक बेपनाह खिदमत सरअंजाम देता रहा। उसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि गुज़श्ता 3 माह पहले उसको ख़त्म कर दिया था, उसके बाद क्या अभी मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जनाब, मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में आपको बड़ी डिटेल में कस्टम इंटेलिजेंस के खात्मे के बारे में बताया था और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई और कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, जिनके लिए मैं उनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ। और आज मैं आपको ये बताता चलूं कि इस महकमे को, कस्टम इंटेलिजेंस को ख़त्म हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। अब 3 माह के ख़त्म होने के बाद इस महकमे ने, कस्टम इंटेलिजेंस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर है जब वो महकमा ख़त्म हो गया तो कार्रवाई क्यों करेगा, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है आगे एनफोर्समेंट कलेक्टरेट्स को या जो भी कंसर्न कलेक्टरेट्स हैं, तो वो फिर अपने तौर पे जो भी है वो कर लेती हैं। लेकिन इस महकमे के ख़त्म होने के बाद आज तक इस पाकिस्तान कस्टम की किसी भी इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट ने कोई भी मशहूर या बड़ा केस एंटी स्मगलिंग के हवाले से, अगर हम ले लेते हैं सिर्फ इसी एस्पेक्ट को आज हम डिस्कस करते हैं, तो एंटी स्मगलिंग के हवाले से कोई भी कराची हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो या पंजाब हो, किसी भी इन्फोर्समेंट कलेक्टर ने कोई खातिर खा, कोई मतलब रिमार्केबल टाइप का कोई केस नहीं की। इसके मुकाबले में जब हम पिछले जरा थोड़ा सा चले जाएं, कोई 11 महीने पहले की मैं आपको बताता हूं कि जी जुलाई 2023 से लेके मई 2024 तक 11 महीने में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम पाकिस्तान ने 2566 केसेस डिटेक्ट किए थे। 2566 केसेस, यानी कि 2500 से ज्यादा उन्होंने डिटेक्ट केसेस किए थे, जिनकी वैल्यू और ड्यूटी और टैक्सेस जो हैं वो 44,775 मिलियन के केसेस उन्होंने डिटेक्ट किए थे 11 महीने में। अगर हम इसकी एवरेज पे आ जाएं तो एवरेज जो वैल्यू और ड्यूटी और टैक्सेस बनते हैं वो 4070 मिलियन पर मंथ बनते हैं। ठीक है जनाब। अब 3 महीने हो गए हैं महकमा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म हुए, तो तकरीबन 12,000 मिलियन से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो महरूम हो गई। कस्टम इंटेलिजेंस जब केस करती थी, आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि वेरी नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के अंदर कंसर्न जो भी इन्फोर्समेंट कलेक्टेड है वो भी उसी के मुकाबले में केस करती थी। मैंने भी जैसे अर्ज किया, आपको पता भी है कि मेरा मोर देन 35 ईयर एक्सपीरियंस, अभी भी बहुत सारे मेरे जानने वाले दोस्त यार जो वो दोनों डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस में भी जो सर्व कर चुके हैं और इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स में भी इस वक्त मौजूद हैं, तो वो ये बताते थे कि जनाब जब कस्टम इंटेलिजेंस कोई केस डिटेक्ट करती थी या वो पकड़ लेते थे तो छापा मार के या किसी भी तरीके से, तो वेरी नेक्स्ट डे हमारी एक मीटिंग होती थी और उसमें अफसरान बाला जो है इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स के, वो एंटी स्मगलिंग वालों को बुला के कहते थे कि 24 घंटे के अंदर आपने उससे बड़ा केस करना है, नहीं किया तो फिर आप अपनी उसके नुकसान के खुद जिम्मेदार।
यानी कि ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपटीशन था कि इस तरफ कस्टम इंटेलिजेंस केसेस करती थी। फर्ज किया उन्होंने किसी ट्रक स्टैंड पे या बस स्टैंड पे उन्होंने छापा मारा और वहां से स्मगल्ड गुड्स उन्होंने बरामद की, कोई 10 मिलियन की या 20 मिलियन की। तो 3-4 दिन में लामहला जो इन्फोर्समेंट कलेक्टेड है, कस्टम का जो इन्फोर्समेंट कलेक्टेड का एंटी स्मगलिंग विंग है, वो 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उससे बड़ा एक केस करता था। जब वो बड़ा केस करता था तो फिर कस्टम इंटेलिजेंस वाले दूसरी तरफ चल जाते थे, अपने इन्फॉर्मर्स को या जिस तरीके से जो भी उनका सिलसिला था उस तरीके से वो फिर उससे भी बड़ा केस करते थे। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि दोनों जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी इज्जत और कंपटीशन उनमें इतना शदीद सख्त होता था कि वो उससे आगे बारी या जीतने के चक्कर में होते थे, वो उससे जीतने के चक्कर में होते थे। मैं ये भी बताता चलूं कि मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद हरगिज़ नहीं है, मेरा मकसद तनकीद बराए इस्लाह है। अब मौजूदा सूरत हाल में एफबीआर की आपको बताता चलूं कि एफबीआर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पॉलिसी इस किस्म की है कि सब काम अफरा तफरी में चल रहा है। यानी कि उन्होंने कस्टम इंटेलिजेंस को ख़त्म होने के बाद उनके जितने भी कोर्ट के केसेस थे जो कि हज़ारों की तादाद में थे, वो कंसर्न इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स को, जहाँ उन्होंने अपना स्टाफ भी भेजा है, उनको दे दिए कि जी ये आप इनको खुद हैंडल करें कोर्ट्स में भी और जहाँ पे भी जिस फोरम पे भी वो हैं। फिर कुछ हफ्तों के बाद वो सारे के सारे केसेस उठा के उन्होंने वापस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस के जो महकमे बच गए हैं, जो रीजनल ऑफिसेज हैं चारों सूबों में, तो वहां पे उन्होंने वो दे दिए कि जी आप इसको वो देखें। अब स्टाफ उनके पास है नहीं, अब वो किस तरीके से इसको देख पाएंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। बाकी जो स्टाफ था वो उन्होंने पहले तो इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स ने दिया। इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स के कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने एक नया ऑर्डर किया, उस इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट से हटा के पूरे पाकिस्तान के जो पोर्ट्स कलेक्टरेट्स हैं वहां पे उन्होंने उनको भेज दिया। अब स्टाफ उनके पास है नहीं, केसेस उनके जो है बिलियंस के केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन्वॉल्व है और वो उनको वापस कर दिए गए हैं। अब उनका अल्लाह ही हाफिज है। इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि एफबीआर जो है वो अपने रेवेन्यू टारगेट से बहुत पीछे है। इसकी रीज़न क्या है, ये मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश और दिली दुआ भी ये है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि एफबीआर अपना रेवेन्यू टारगेट जो है वो अचीव ना कर सके, बल्कि मेरी ख्वाहिश और दिली दुआ यही है कि एफबीआर जो है वो अपने टारगेट को भी अचीव करे और बल्कि उससे ज़्यादा जो है रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए कलेक्ट करे। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कराची की मिसाल ले लें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कस्टम्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वगैरह की अगर हम बात करें, इंपोर्ट स्टेज पे जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो कराची कलेक्ट करता है। कराची में जैसे पोर्ट कासिम है, अप्रेजमेंट कलेक्ट्रेट्स कराची में है और इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग के हवाले से ले ले तो ये अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कराची में इस वक्त जो भी सीनियर ऑफिसर या दूसरे दीगर ऑफिसर लगाए गए हैं, उनका बदकिस्मती से कराची में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिनका एक्सपीरियंस था वो इस वक्त जो है कराची से बाहर, उनको सोची समझी, मैं तो यही कहूँगा कि स्कीम के तहत उनको लगाया गया है, जिसकी वजह से ये टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब माजी में अगर हम चले जाए तो माजी में ऐसे होता था, मैं अब नाम लेना तो मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे, कि माजी में ये होता था वही ऑफिसर जो यहाँ पे 4-4, 5-5 साल एज असिस्टेंट या डिप्टी कलेक्टर सर्व करते थे, उसके बाद फिर वो एडिशनल कलेक्टर भी यहीं पे प्रमोट जब होते थे तो कुछ अरसे के बाद आ जाते थे, फिर एल कलेक्टर भी वो यहीं पे काम करते थे। और जब उनको एक एक बंदे के बारे में, एक एक अप्रेजर, प्रिंसिपल अप्रेजर या पीओ, एसपीओ, सुपरिटेंडेंट के बारे में पता होता था, इसी तरह वो इंपोर्टर्स और क्लियर एजेंट्स को भी बाई नेम और बाई फेस जानते थे। और जब टारगेट उनको होता था कलेक्ट्रेट्स को के फर्ज किया, जैसे किसी कलेक्ट्रेट को उन्होंने 100 मिलियन का टारगेट दे दिया और उनके पास 10 सेक्शन हैं जिनसे वो उनको रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करना है, तो ये क्या करते थे कि जी वो 10 सेक्शन को वो 100 मिलियन की जो होती थी उसकी बाइफर्केशन इस तरीके से करते थे कि वो 10 मिलियन की बजाय वो 15 मिलियन का टारगेट देते थे कि जनाब आपने ये 15 मिलियन जो है वो आपने कलेक्ट करना है। उसको फिर परेज उसकी कर देते थे पर वीक के ऊपर, पर वीक से फिर पर डे पे कर देते थे। पर डे के बाद वो डेली की रिपोर्ट जो है वो जाती थी, वहां पे वो देखते थे अगर कोई थोड़ा सा शॉर्टफॉल है तो वो फिर टाइट करते थे कि नहीं भी इसके लिए
आपको किसी भी सूरत में जो कंसर्न ग्रुप का प्रिंसिपल या असिस्टेंट कलेक्टर साहब होते थे, उनको कहते थे कि भाई आप दोनों मिलकर किसी भी तरीके से इस टारगेट को जो है ना वो फिर अपनी पॉलिसीज बनाते थे, पुरानी फाइलें निकालते थे, कोई रिकवरी की हो गई या लीगल कोई लिटिगेशन में कोई केसेस है तो उनको फिर वो किसी भी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसका वो टारगेट जो वो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू फिर वो आगे का जो टारगेट है वो भी इसी तरीके से अचीव हो जाता था। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिनको मैं बाई नेम बाई पर्सन जिनके अंडर में मैंने सर्व भी किया है, वो इस वक्त या तो कहीं राइट लेफ्ट पे हैं या कुछ ऑफिसर जिनके साथ मैंने मोर देन 80% जो है वो इस वक्त एडमिन पूल जो है बीआर में बनाया गया, जैसे हो ओएसडी जिनको कहते हैं, वो बना के उन्होंने साइडों में बिठा दिए गए हैं, बजाय इसके कि उनके एक्सपीरियंस से वो शेयर करते और उनके एक्सपीरियंस को जो है वो एफबीआर की जो मौजूदा पॉलिसीज बन रही हैं उसमें भी उनको उनसे इनपुट लेते। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक उसकी रीजन है। और आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि अरबाबे अख्तियार के लिए कि वो खुदारा इस मौजूदा सिचुएशन को जो है वो सीरियस लें और उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिससे ये टारगेट भी अचीव हो और जो एफबीआर की मौजूदा सूरत हाल है वो भी ठीक हो। और वो आखिर में एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।